अब आगे हमारी है कक्षा 10 के फेज में प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? अगर प्रकाश आ रहा है तो उसके बीच में अत्यंत कोई अपारदर्शी वस्तु रखी है। अब अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रखी है तो क्या होता है? प्रकाश उसके किनारों से मुड़कर आगे चला जाता है। मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अत्यंत छोटी कोई वस्तु रखी है तो ऐसे मुड़ के वो आगे चला जाता है। ऐसा इसी घटना को प्रकाश का हम विवर्तन कहते हैं। अब इस घटना के आधार पर क्या है कि विवर्तन के कारण ही इसे तरंग दैर्घ्य माना गया। प्रकाश को क्या माना गया? तरंग दैर्घ्य। मगर फिर पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश तरंग दैर्घ्य सिद्धांत अपर्याप्त है। मतलब जो ये सिद्धांत दिया गया कि प्रकाश तरंग दैर्घ्य है, द्रव्य के साथ जब हम देखते हैं प्रकाश को तो वो कई सारी क्रियाएं करता है। तो इसी वजह से माना गया कि जो ये सिद्धांत दिया गया है तरंग दैर्घ्य का, यह अपर्याप्त है, पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। तो प्रकाश को जो प्रकाश है वह हमारा किसकी तरह यहाँ पर व्यवहार करता है? द्रव्यों के साथ कणों की तरीके। तो इस वजह से हमने माना कि प्रकाश कण है। मगर जब तक हमारा क्वांटम फिजिक्स नहीं आया, क्वांटम फिजिक्स आने के बाद हमें पता चला कि प्रकाश ना ही कण है और ना ही तरंग दैर्घ्य। प्रकाश इन्हीं दोनों के बीच का कोई कण है, या ना ही ये कण है ना ही तरंग दैर्घ्य। प्रकाश तरंग दैर्घ्य और कण के बीच का कोई सिद्धांत है, तो इसे यही माना गया है। और प्रकाश का विवर्तन हमने समझ लिया। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश आता है उसके बीच में कोई छोटी, अत्यंत छोटी, बहुत छोटी प्रकाश अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो प्रकाश क्या करता है? मुड़ जाता है। उसी मुड़ने की क्रिया को, घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। अब विवर्तन के कारण इसे तरंग दैर्घ्य माना गया। मगर द्रव्य के साथ जब हम प्रकाश को देखते हैं तो वह क्या होता है? कई सारी क्रियाएं करता है जो इस तरंग दैर्घ्य वाले सिद्धांत को मतलब पर्याप्त नहीं बताता है, जिसके कारण इस सिद्धांत, द्रव्य के सिद्धांतों के कारण इसे कण माना गया। मगर इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे जब हमारी मतलब वैज्ञानिक इसी में उलझे रहे कई साल तक, कण है, तरंग दैर्घ्य है, इसके इसी में उलझे रहे। उसके बाद जब हमारी क्वांटम फिजिक्स आती है बहुत, तो उससे क्या पता चला हमें? ना ही ये कण है और ना ही ये तरंग दैर्घ्य है। अब इसके बाद हमारा विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन, हमने दो परावर्तन देखे। पहला क्या था कि यदि प्रकाश किसी चिकने तल से होकर गुजरे तो वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है, और क्या होता है कि ये हमारा विसरित परावर्तन होता है। सतह कैसी होती है इसमें? चिकनी। कैसी सतह होती है? जो हमारा पृष्ठ होता है चिकनी सतह होती है। दूसरा क्या होता है? हमारी जो खुरदुरी सतह होती है। खुरदुरी सतह पे हमको क्या होता है? प्रकाश का विसरण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। तो ये हमारा विसरित परावर्तन हो गया। अब इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है कि हम सूर्य के प्रकाश में सुबह दिन के समय हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास कुर्सी रखी हुई है, मेज रखी हुई है। ये सब विसरित परावर्तन के उदाहरण हैं। क्योंकि अगर हमारा नियमित परावर्तन होता, नियमित परावर्तन क्या होता है? जैसे हम किसी कांच को सूर्य की रोशनी परावर्तन करा के किसी के आंख पर चमकाए तो क्या होगा? हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, हम चकाचौंध हो जाएगी हमारी आंखों पे। मगर विसरित परावर्तन में क्या होता है? चकाचौंध नहीं होती, क्योंकि क्या होता है? जो सीधा हमारी आंखों पे नहीं पड़ता वो इधर उधर फैल जाता है, परावर्तन दूसरी तरफ हो जाता है। तो इसी वजह से हमको क्या होता है? देखने में आसानी होती है, हमारी आंखें चकाचौंध नहीं करती। और जैसे एक एग्जांपल और है, जो अखबार होते हैं उसका जो पृष्ठ होता है वो खुरदुरा होता है। खुरदुरा होने की वजह से हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और हमको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। यही क्या होता है? प्रकाश का विसरित परावर्तन होता है। प्रकाश का विसरित परावर्तन। अब इसके आगे है हमारा प्रतिबिंब। वस्तु के
किसी दो या वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर जाकर मिलती है, वही क्या होता है हमारा प्रतिबिंब। जैसे कई सारे प्रकाश आ रहे हैं और किसी एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, सपोज करिए, तो ये क्या हो जाता है हमारा, यही हमारा प्रतिबिंब हो जाता है। दो या दो से अधिक प्रकाश क्या हो रहे हैं, किसी एक बिंदु पर आकर मिल रहे हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। हमको आभास होता है कि यह प्रकाश जो है हमारा किसी एक जगह पर आकर मिल रहा है, वही क्या होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। सपोज करिए कि अगर कोई प्रकाश आ रहा है और वह ऐसे वापस चला जा रहा है, तो क्या होगा कि यह आगे जाकर हमें यहाँ किसी जगह पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, वह हमारा क्या हो जाता है आभासी प्रतिबिंब। जो हमारी वस्तु होगी यह वस्तु के सीधे बनता है और जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है उसके सामने या उसके आगे बनता है, दूसरी तरफ बनता है। और जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर हम किसी कोई पर्दा लगाए यहाँ पर, तो हम पर्दे पर इसे इस प्रतिबिंब को बनते हुए नहीं देख सकते। बस ये हमारा आभास होता है कि हाँ ये जब प्रकाश आया और इस तरफ गया तो इसका प्रतिबिंब कहीं इस बिंदु पर आकर मिले। तो वास्तविक में क्या होता है कि प्रतिबिंब वास्तव में बनता है और हमें पर्दे पर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारा क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब। हम आगे की कक्षाओं में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम बस केवल समझ रहे हैं कि होता क्या क्या है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, हमारा है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं, अन्यथा हमको ये चीज समझ में नहीं आएगी। परावर्तन से नियम से पहले हम पहली चीज क्या देखते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है हमारा, जो आपतन बिंदु पर अभिलंब बना है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का बना कोण क्या कहलाता है हमारा आपतित कोण, आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट एंगल, तो इसे एंगल आई से हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है हमारा परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल, इसको हम एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या होता है हमारा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। अब देखिए परावर्तन के इन्हीं के आधार पर दो नियम दिए गए हैं। प्रथम नियम क्या होता है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब क्या है हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमारा परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है हमारा, आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण ये सभी क्या है एक ही तल में होते हैं। यह हमारा दूसरा नियम है। यहीं पे हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे के अध्याय। धन्यवाद।